वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 टू 1785। हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडिंग कंपनी आते हैं और फिर ग्रेजुअली यहां पर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा एम्पायर एस्टैब्लिश करने और उसके बाद यहां एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ब्रिटिश गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स का। हम बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बंगाल के नेक्स्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में एज अ क्लर्क ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कंपनी में डिफरेंट पोजीशंस पर सर्व करने के बाद फाइनली 1772 में इन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। बंगाल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था और उस समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जो यहां ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके तहत रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि दीवानी राइट्स तो कंपनी मैनेज करती है, लेकिन निजामत राइट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के नवाब के पास ही रहती है। 1772 में गवर्नर बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था बंगाल में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश करना। इसके साथ ही उन्हें कंपनी के फाइनेंसेस और कॉमर्स को भी डेवलप करना था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव की पॉलिसीज की वजह से काफी बुरी शेप में आ चुके थे। इनके गवर्नर बनने के कुछ समय बाद ही 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। प्लासी और बक्सर के बैटल के बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर रूल करने लगती है। अब कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन न रहकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी थी। इसीलिए कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। इस एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज बंगाल के कंट्रोल में आ गईं। बंगाल के गवर्नर की पोस्ट अब गवर्नर जनरल की पोस्ट बन गई और इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। सभी डिसीजंस मेजॉरिटी के बेसिस पर लिए जाने थे और गवर्नर जनरल सिर्फ टाई के केस में ही वोट कर सकते थे। एक्ट ने कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड करने और नेटिव से ब्राइब्स और प्रेजेंट्स लेने से भी प्रोहिबिट किया। इसके साथ ही फोर्ट विलियम कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों, ये तो बात हुई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के डिफरेंट रिफॉर्म्स की, जो उन्होंने गवर्नर और गवर्नर जनरल रहते हुए इंट्रोड्यूस किए। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग अलग फील्ड में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, जुडिशियल और कमर्शियल। आइए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश करना। दोस्तों, आपको याद होगा कि ड्यूअल सिस्टम में निजामत राइट्स तो नवाब के पास थे, लेकिन जमींदारी राइट्स कंपनी के पास। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स नवाब को अलाउंस भी 36 लाख से 16 लाख कर देते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 की इलाहाबाद ट्रीटी के अनुसार कंपनी मुगल एम्परर को जो 26 लाख रुपए एन्युअली पे कर रही थी, हेस्टिंग्स वो पे करना भी बंद कर देते हैं और इलाहाबाद और कारा भी मुगल एम्परर से वापस लेकर 50 लाख रुपए में अवध को बेच देते हैं। इन सभी एक्शंस के पीछे रीजन कंपनी की इकोनॉमी को बेटर करना था। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब देखते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स को। रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स कैलकाटा में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिटिश कलेक्टर और अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किया जाता है। ब्रिटिश ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कैलकाटा मूव कर दिया जाता है। 1772 में कैलकाटा बंगाल की कैपिटल डिक्लेयर की जाती है। 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स लैंड रेवेन्यू के लिए 5 ईयर सेटलमेंट की शुरुआत करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है।
इन्हें रेवेन्यू फार्मर्स बोला जाता है। लेकिन यह सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि बोली लगाने वालों को लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो सिर्फ स्पेक्युलेटर्स थे और इसलिए वो कल्टीवेटर्स से ज्यादा वसूल करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा लैंड को ओवर असेस भी किया गया था और स्टेट की डिमांड बहुत हाई रखी गई थी। इसके ऊपर से कलेक्शन का मेथड बहुत हार्श था। कंपनी के कलेक्टर्स रेवेन्यू फार्मर्स को हरेस करते थे। इन सभी रीजंस की वजह से रेवेन्यू फार्मर्स पर काफी ज्यादा बकाया हो जाता है और बहुत लोगों को डिफॉल्ट के लिए अरेस्ट भी किया जाता है। 1776 में जब 5 ईयर सेटलमेंट एक्सपायर हो जाता है तब वॉरेन हेस्टिंग्स 1 ईयर सेटलमेंट करते हैं। इस बार सेटलमेंट के लिए प्रेफरेंस जमींदार्स को दी जाती है और इन्हीं रिफॉर्म्स से सीख लेकर नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के रेवेन्यू रिफॉर्म्स एक स्टेप आगे होते हैं, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थे वॉरेन हेस्टिंग्स के रेवेन्यू फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स। आइए अब बात करते हैं उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स की। जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स जरूर सक्सेसफुल होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे पहला जुडिशियल रिफॉर्म होता है जमींदार्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म करना। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत सेटअप करते हैं। दीवानी अदालत को कलेक्टर यानी कि यूरोपियन ऑफिसर प्रिसाइड करता था और फौजदारी अदालत को इंडियन जज। इसके अलावा दीवानी अदालत में हिंदूज का केस हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था और मुस्लिम्स का मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन फौजदारी अदालत में सभी का डिसीजन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही होता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भी सेटअप की गई थी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स मुस्लिम्स और हिंदू लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। 1776 में हिंदू कोड का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से पब्लिश भी हो जाता है। दोस्तों, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब लास्ट में उनके कुछ कमर्शियल रिफॉर्म्स को भी जान लेते हैं। कमर्शियल रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के इंटरनल ट्रेड में बॉटलनेक्स को क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले वो जमींदारीज में चल रहे अनेक कस्टम हाउसेस को सप्रेस करते हैं। अब सिर्फ 5 कस्टम हाउसेस मेंटेन किए जाते हैं, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। हेस्टिंग्स दस्तख्त के मिसयूज को भी चेक करते हैं। ड्यूटीज को कम करके 2.5% कर दिया जाता है और ये इंडियंस और यूरोपियंस दोनों पर ही लगाई जाती हैं। इसके साथ ही ये कंपनी सर्वेंट्स के प्राइवेट ट्रेड पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स की तो बात हो गई। आइए अब उनके टाइम पीरियड के कुछ अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स पीरियड 1772 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स के 13 साल के कार्यकाल में बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट था 1774 में होने वाला फर्स्ट रोहिला वॉर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट रोहिला वॉर। दोस्तों, रोहिलास बेसिकली अफगान्स थे जो 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के समय इंडिया आते हैं और रोहिल खंड के एरिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 1770s में जब पेशवा माधवराव वन की लीडरशिप में मराठा पावर एक बार फिर से राइज कर रही थी, तब रोहिल्लास को मराठा अटैक का डर सताने लगता है। 1772 की शुरुआत में मराठास ने रोहिल्ला चीफ्टेन ज़ाबिता खान को हराकर उनकी पूरी टेरिटरी पर कब्जा भी कर लिया था। ऐसे में रोहिल्ला लीडर हाफिज रहमत खान मराठास से प्रोटेक्शन के लिए 17 जून 1772 को अवध के नवाब के साथ ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग मराठास का अटैक होने पर अवध के नवाब को रोहिल्लास की हेल्प करनी थी और इसके बदले में रोहिल्लास उन्हें 40 लाख रुपए की पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं। मराठास रोहिलखंड पर अटैक प्लान भी करते हैं, लेकिन तभी पेशवा माधवराव वन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह रोहिलखंड मराठा अटैक से बच जाता है। मराठास का अटैक तो नहीं होता, लेकिन अवध के नवाब फिर भी रोहिल्लास से ट्रीटी में प्रॉमिस की गई 40 लाख की अमाउंट डिमांड करते हैं। जब रोहिल्लास उन्हें पे करने से मना कर देते हैं, तब नवाब रोहिलखंड को एनेक्स करने का डिसीजन लेते हैं। इस एनेक्सेशन के लिए वो ब्रिटिश कंपनी से हेल्प मांगते हैं और इंटरेस्टिंगली वॉरेन हेस्टिंग्स
40 लाख के पेमेंट के बदले में हेल्प देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 23 अप्रैल 1774 को बैटल ऑफ मीरानपुर कटरा होती है, जिसमें कर्नल अलेक्जेंडर चैंपियन की फोर्सेस हाफिज रहमत खान की लीडरशिप में रोहिल्लास को हरा देते हैं। बैटल में हाफिज रहमत खान की मृत्यु हो जाती है और रोहिल्लास लॉलडोंग के माउंटेन्स की तरफ भाग जाते हैं। इस तरह रोहिलखंड अवध को मिल जाता है और फिर रोहिला वॉर का एंड हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स और कंपनी की हेल्प के बिना यह पॉसिबल नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही 1776 से 1782 के बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है और 1780 से 1784 के बीच सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर भी होती है। इन दोनों टॉपिक्स को हम पहले ही अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, इसीलिए डिटेल में समझने के लिए आप वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। 1784 में ओरिएंटल स्टडीज को इनकरेज करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन भी की जाती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए सर विलियम जोन्स को इनकरेज और सपोर्ट किया था। 1784 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट पिट्स इंडिया एक्ट भी पास करती है। यह एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शॉर्टकमिंग्स को दूर करता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग करता है। यह एक्ट इंडिया में ब्रिटिश पोजेशंस पर ड्यूअल कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। मतलब इमीडिएट कंट्रोल तो कंपनी का रहेगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। पॉलिटिकल मैटर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसलर्स। इसके साथ ही एक्ट ये भी मैंडेट करता है कि सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स ज्वाइन करने के 2 महीनों के अंदर इंडिया और ब्रिटेन में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करेंगे। गवर्नर जनरल्स काउंसिल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया जाता है। 4 मेंबर्स से अब इसको 3 मेंबर्स का बना दिया जाता है। पहले 4 मेंबर्स की वजह से गवर्नर जनरल को अपने अकॉर्डिंग लेने में काफी समस्या होती थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 1 मेंबर की सहमति चाहिए थी बड़े डिसीजंस लेने के लिए। 3 मेंबर्स में से 1 मेंबर की पोस्ट इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की आर्मी के कमांडर इन चीफ को दी जाएगी। इसके साथ ही काउंसिल में अब गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दे दी गई। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी का सबऑर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया गया और कैलकाटा अब इंडिया में ब्रिटिशर्स की कैपिटल बन गई। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले तक तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी की ही थी। साथ ही गवर्नर जनरल की पोजीशन अब और स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि काउंसिल का कंट्रोल अब पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहता। दोस्तों, ये तो हुआ पिट्स इंडिया एक्ट का डिस्कशन। आइए अब अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड उनके कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के लिए भी जाना जाता है, तो चलिए अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। The affairs of चैत सिंह एंड बेगम्स ऑफ अवध। दोस्तों, चैत सिंह बनारस के राजा हुआ करते थे और बनारस अवध का फ्यूडिटरी या सबऑर्डिनेट स्टेट था। 1775 में जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तब उनके बेटे असफउद्दौला नवाब बनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इस चेंज का फायदा उठाते हैं और नए नवाब को फोर्स करते हैं एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बनारस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है और चैत सिंह अब कंपनी के सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। ट्रीटी में एक प्रोविजन यह भी था कि चैत सिंह कंपनी को 22 लाख रुपए एनुअली पे करेंगे और इसके अलावा उनके ऊपर और कोई डिमांड नहीं रखी जाएगी। उनको पीसफुली बनारस में रूल करने दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी की वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स इस प्रोविजन को वायलेट करते हैं और क्वेश्चनेबल डिमांड्स रखने लगते हैं। 1778 में वो चैत सिंह से एडिशनल 5 लाख रुपए डिमांड करते हैं एज अ वॉर लेवी। 1779 और 1780 में फिर से ये डिमांड रिपीट की जाती है। 1780 में राजा 2 लाख रुपए की ब्राइब वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजते हैं, जिससे अब आगे और कोई डिमांड न रखी जाए। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स फिर भी एक्स्ट्रा सब्सिडी और 2000 कैवलरी कंटिंजेंट भेजने की डिमांड करते हैं। राजा वॉरेन हेस्टिंग्स को लेटर लिखकर माफी मांगते हैं कि वो ये डिमांड पूरी नहीं कर सकते।
वॉरेन हेस्टिंग्स राजा चैत सिंह को पनिश करने का डिसीजन लेते हैं और उनके ऊपर 50 लाख का फाइन इंपोज कर देते हैं। वो खुद बनारस की तरफ प्रोसीड करते हैं। राजा उनसे बक्सर में आके मिलते हैं और अपनी टर्बन उनके पैरों में रख देते हैं। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस पहुंचने से पहले कोई भी डिसीजन करने से मना कर देते हैं और बनारस पहुंचने पर वो चैत सिंह को अरेस्ट करवा लेते हैं। चैत सिंह के सोल्जर्स अपने राजा का अपमान देखने पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन उनके रिबेलियन को इजीली सप्रेस कर दिया जाता है। चैत सिंह के माइनर नेफ्यू महीप नारायण को 22 लाख की जगह 40 लाख के एनुअल पेमेंट के बदले में राजा बना दिया जाता है। बनारस के राजा अब सिर्फ कंपनी के पेंशनर बन के रह जाते हैं। बनारस के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स अवध को निशाना बनाते हैं। अवध के नवाब असफुद्दौला पर कंपनी के करीब 15 लाख रुपए बकाया थे। ये अमाउंट उन्हें अवध में स्टेशन्ड सब्सिडियरी फोर्स के लिए पे करने थे। जब कंपनी उनके ऊपर पेमेंट करने के लिए दबाव डालती है, तब असफुद्दौला सजेस्ट करते हैं कि उन्हें लेट नवाब की वाइव्स यानी कि अवध की बेगम्स का ट्रेजर लेने की परमिशन दे दी जाए। इससे पहले भी ब्रिटिश रेजिडेंट के इंटरफेरेंस पर नवाब बेगम से 5,60,000 पाउंड्स ले चुके थे। तब कैलकाटा काउंसिल ने गारंटी दी थी कि इसके बाद बेगम से और कोई डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन नवाब के सजेशन पर वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी दी हुई गारंटी को भूलकर ब्रिटिश रेजिडेंट को बेगम से रुपए लेने का ऑर्डर दे देते हैं। बेगम्स को प्रेशराइज करके उनसे 105 लाख रुपए की अमाउंट ले ली जाती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी का डेट चुकाने में चला जाता है। ये दोनों ही इंसिडेंट्स इतने कंट्रोवर्शियल थे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस पहुंचते हैं तो वहां की पार्लियामेंट उनके ऊपर इंपीचमेंट का केस भी चलाती है। ये ट्रायल 1788 से 1795 तक चलता है, लेकिन एंड में उन्हें सभी चार्जेस से फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री का तो फायदा ही किया था और इंग्लैंड की जनता उन्हें एक हीरो मानती थी। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक तरफ तो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फाउंडेशन को बनाया और दूसरी तरफ इंडिया में कंपनी की टेरिटरी को और ज्यादा इंक्रीज भी किया। फिर चाहे वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जीता हुआ सैलसेट हो या अवध से लिया हुआ बनारस, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करके ब्रिटिशर्स के इंडियन एम्पायर का एक्सपेंशन किया था। उनके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।